अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। पाकिस्तान पॉलिटिक्स और पाकिस्तान इकॉनमी, ये दो चीज़ें बड़ी आजकल इम्पोर्टेंस रखती हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में टेबल पे मुज़ाकरात की बात और पाकिस्तान इकॉनमी के बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो लेवल के इश्यूज़ हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि जिस मुल्क की इकॉनमी तगड़ी है या जो मुल्क अपनी इकोनॉमी पर तवज्जो देते हैं वो मुल्क इस वक्त दुनिया में राज कर रहे हैं। जो मुल्क जंगें करते हैं वो मुल्क परेशानियों का शिकार होते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये एक स्टडी बता रही है। और बहुत पहले इस स्टडी को शायद भांप लिया था कार्ल मार्क्स और ट्रॉस्काई जैसे लोगों ने और बहुत सारे बड़े बड़े मुफक्किरों ने, कि आगे आने वाला दौर वो दौर होगा जब जंगों से ज़्यादा इकोनॉमी तगड़ी रखने वाले मुल्क कंट्रोल करेंगे। यही हाल हम देख रहे हैं। और जाहिर है कि चाइना जैसा मुल्क जिसने जंग नहीं करनी और अपनी इकोनॉमी पर तवज्जो दी, आज वो दुनिया पर राज कर रहा है। और वो मुल्क जो दुनिया पर जंग के मुसल्लत करके राज करने की कोशिश करता है, अमेरिका, वहाँ पर ख़ुद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है। वहाँ पर ख़ुद घरों से बाहर रहने वालों की तादाद यानी होमलेस लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है? हम पिछले 5 से 7 सालों का अगर मैं जिक्र करूँ, हम अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन पे है। इकोनॉमी का ग्राफ देखेंगे तो बड़ा ही जिगजैग ग्राफ है, अप्स एंड डाउन्स, कभी टॉप और कभी बॉटम। हम इसकी सिचुएशन में कोई स्टैटिक सिचुएशन हमने बड़े अरसे में देखी नहीं। अब जाके हम देख रहे हैं पिछले 11 माह में कुछ बैरूनी सरमायाकारी भी बढ़ती दिखाई दे रही है, थोड़ी सी इकोनॉमी को हौसला आया है, फिर इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ आया है। इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो पैसा कैसे बैंकों से बाहर आता है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। किन किन सेक्टर्स में मामलात बेहतर हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। 1 लाख पॉइंट से भी ऊपर चली गई है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, उस पर बात ज़रूर करूँगा। ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कि जिसका कैपिटलाइजेशन हम 33,000 पर थी वो मार्केट, तो हम डिस्कस करते थे तो लोग कहते थे कि कैपिटलाइजेशन मैच नहीं करता, मुमासलत नहीं रखता 33,000 इंडेक्स पर जब ट्रेड हो रही थी। अब 1 लाख रुपए पर है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या हाल है, कैपिटलाइजेशन का क्या हाल है, पाकिस्तान में टैक्स रेट अगर बढ़ता चला जा रहा है तो क्या इससे टैक्सेशन गैप या फिर जो एक फिस्कल डेफिसिट है उसकी सूरत में कुछ कमी होगी? अगर ऐसा होता तो इतने बड़े टैक्सेशन रेट के बाद भी क्यों IMF कहता कि आप इतने से इतने खरब या इतने से इतने अरब रुपए टैक्स हासिल करने या वसूल करने में नाकामी का शिकार हुए हैं? बहुत सारी चीज़ें, कारोबार, इंडस्ट्री, 50 अरब रुपए की सब्सिडी पावर सेक्टर को जाएगी तो क्या आम आदमी की ज़िंदगी में फ़र्क आ जाएगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका बूम कैसे आएगा? एग्रीकल्चर को कहाँ खपाना है? पाकिस्तान में जो इस वक्त पावर सेक्टर का एक सेटअप है जिसके अंदर IPPs की सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट रोल है, डिस्कोस का रोल है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, तो क्या सिचुएशन है? प्राइवेटाइजेशन की क्या सिचुएशन होगी जिसको होने ही नहीं दिया जा रहा? ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आते हैं, ये पेचीदगियां जिन्हें कहा जाता है, वो क्या है? उस पर भी बात करेंगे। नईम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मईशत है, हमारे साथ मौजूद है। नईम बुखारी साहब माहिर मईशत है, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर उस्मान चौहान साहब माहिर मईशत है, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी। सिर्फ ये कह रहा था कि हम जो चीज़ इस वक्त देख रहे हैं ना, वो ये है कि जहाँ पर प्राइस थे शायद रुक गए हैं। अगर 40% बढ़े थे तो वो 40% पे रुके, वो कोई 39 पे नहीं आए या 38 पे नहीं आए, वो वहाँ रुके हैं। तो हमें ये लग रहा है कि शायद वो नंबर्स बेटर हुए हैं, चूँकि इन्फ्लेशन की जो कद था वो इतना बढ़ चुका हुआ था कि अगर वो मज़ीद बढ़ता तो पाकिस्तान में तो वैसे ही कंज्यूमर के पास, बेचारे के पास परचेजिंग पावर नहीं रही है। कंजम्पशन मार्केट होते हुए हमारे पास कंज्यूमर के पास अब पैसा नहीं रहा। वापस आते हैं ब्रेक से, जरा इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले काफ़ी सारी जहतों पर बात हो रही थी, खास तौर पर इस वक्त स्टॉक मार्केट को लेकर और महंगाई को लेकर। क्या रियलिटी है और क्या फिगर्स, फैंटेसी फिगर्स हैं, इस पर हम कर रहे हैं बात। डॉक्टर उस्मान साहब भी साथ हैं, नईम बुखारी साहब, नईम सिद्दीकी साहब भी साथ हैं। उस्मान साहब, सर अभी आपने सुना दोनों दोस्तों की गुफ्तगू, मैं चाहूँगा ज़रा इसको मज़ीद एलेबरेट करें। इस वक्त स्टॉक मार्केट रियलिटी बेस पर जो हमारे फिगर्स हैं जो ब्लिंक कर रहे हैं, वो मुमासलत रखते हैं इस किस्म की फिगर्स के साथ कि लाख और इससे भी ऊपर का इंडेक्स जो है इस वक्त हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में। कैपिटलाइजेशन भी बढ़ा है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI फिगर्स, इसमें कोई बेहतरी आई है हमारे पास? जी, मैं दोनों साहिबान से इत्तेफाक करूँगा
आप इस लिहाज से देख लें कि हमारी अगर दुनिया में नंबर 2 पे बेहतरीन स्टॉक मार्केट है, तो क्या हमारी नंबर 2 पे बेहतरीन इकॉनमी है दुनिया में? क्या किस हद तक हमारा बाज़ार हसस स्टॉक मार्केट हमारी इक्तिसादी हालत की अक्कासी करता है? किसी हद तक करता है। ख़ास तौर पे द सेंटिमेंट, वो जो खुशी हो रही है लोगों को कि हालात इतने बुरे नहीं हैं जितना कि उनको खदशा था। 1 साल पहले तो पूरी दुनिया के की हालत बहुत ख़राब थी और हमने एक मुआहदा तय किया था IMF से, जो कि हमने एक कमज़ोरी की शक्ल में किया था, कमज़ोरी की सूरत में किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त से हालात दुनिया आलमी मईशत के बेहतर हुए हैं और हमारे भी बहुत बेहतर हुए हैं। तो इस लिहाज से तो मैं इत्तेफ़ाक करूँगा कि स्टॉक मार्केट किसी हद तक करता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारी स्टॉक मार्केट अगर चूँकि नंबर 2 पे है दुनिया में, तो हमारी इकॉनमी पे नंबर 2 पे है। इसलिए हमें थोड़ी-सी ठंडे दिमाग से देखना पड़ेगा कि हमारी पूरी मार्केट जो है, हमारी पूरी मईशत जो है, उसमें तवाज़ुन कैसे लाया जाए। अगर सिर्फ स्टॉक मार्केट पे वज़न दिया जाए तो यकीनन बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपकी एक रियल एस्टेट मार्केट भी है, आपकी एक सनत भी है, तिजारत भी है। और चूँकि आपने फ़िगर्स का कहा, आदाद व शुमार पे आपने वज़न डाला, तो तमाम आदाद व शुमार को मद्देनज़र रखते हुए अभी भी हमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत यकीनन है। उस्मान साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, इस वक्त हम ऐसे किस गर्दाब में हैं कि हम अभी भी बेहतरी की तरफ जब जा रहे होते हैं तो फिर भी हम कर्जों के बोझ तले दबते दबते ऊपर बढ़ रहे होते हैं? ऐसा क्या गर्दाब है, क्या परेशानी है हमें कि हम मुसलसल एक कर्ज के एलिमेंट से गुजरते हैं और फिर इकोनॉमी को उसी कर्ज के एलिमेंट में तोलकर बेहतरी की पोजीशन बताते हैं? तो ऐसा क्यों है, हम कर्ज से जी, जान क्यों नहीं छुड़ा पाते? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारी जो मईशत है, वो उसकी जो सिमत है, उसकी जो बुनियाद है, वो मज़बूत नहीं है। हमें कर्ज़ों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम खसारों पे चलते हैं। ये खसारे जो हैं, ये हमारे बजट में नज़र आते हैं, हर तरफ नज़र आते हैं। ये हमारे वफ़ाक और सूबों के दरमियान गैर मुतवाज़नी एक रिश्ता जो है, उसकी वजह से हैं। ये हमारे जो हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स अगर इतने हैं, तो हम पुराने कर्ज़ों पे भी अब सूद अदा कर रहे हैं। इसके अलावा इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे बजट में कि आपको लगता है कि इस तराजू को दोबारा मुतवज़नी करने के लिए आपको बड़े ठोस इक़दामात लेने पड़ेंगे। चंद इक़दामात लिए भी गए हैं अभी चंद माह में, जब से ये रिफ़ॉर्म का पैकेज हमने मुआहदा तय किया था IMF के साथ। लेकिन चूँकि अभी भी खसारों की गुंजाइश बहुत है, यानी कि अभी भी बहुत काम दरकार है, तो हम खसारों पे ही चलते रहेंगे और इसलिए आपको कर्ज़े बढ़ते चले नज़र आएँगे। उसके अलावा ये इन्फ्लेशन जो है, ये अफ़रात ज़र और उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़े थे, इसकी वजह से जो सूद भी अदा करना पड़ा, वो भी बहुत ज़्यादा था। और इसके अलावा अगर आप देखें, तो चंद ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं हमारी मईशत में जो कि हम खुद नहीं पैदा करते। मसलन पेट्रोल, तेल, जिस पे आपकी गाड़ियाँ चलती हैं। बसों का तो निज़ाम नहीं है यहाँ पे, ट्रेन्स पे भी इन्हिसार नहीं है। तो जिस तरह आपने अपनी इकॉनमी ठीक। मईशत बनाई हुई है, आपका बैरूनी जो है इमदाद पे हमेशा एक इन्हिसार रहेगा। में कहाँ तालीम और कहाँ सेहत जो दुनिया में सबसे अव्वलीन रखा जाता है, उस पर क्या खर्चेंगे हम? उस्मान देखिए, साहब, अग्री करते हैं इस बात से? बेशक, बेशक। और सर, अगर आपने रिफ़ॉर्म्स लाने हैं मईशत में, तो फिर आपको थोड़ा-सा गौर से देखना पड़ेगा कि अहमियत हम किन-किन चीज़ों को दे रहे हैं। जिस तरह से हमने अपनी इकॉनमी बनाई है, आपने शुरू में ही बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि प्राइवेटाइज़ेशन हम होने नहीं दे रहे। हमारी सरकार का इतना बड़ा वज़न है, लेकिन क्या वो उस हिसाब से मईशत की खिदमत कर भी पा रही है? उसके बरअक्स अगर आप देखें तो हमारी आबादी भी, अगर आपकी इकॉनमी 3% पे बढ़ रही है, 3% की रफ्तार पे सालाना, और आपकी आबादी भी 3% पे बढ़ रही है सालाना, तो आपका फिर फ़ी कस जो है इज़ाफ़ा आमदनी का, वो सिफ़र होता है, ज़ीरो होता है। तो हमें इसको एक मतलब एक उमूमी जायज़ा लेते हुए, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा। वरना एक-एक चीज़ को देखते-देखते, जिस तरह आपने एनर्जी सेक्टर का कहा या तिजारत का कहा, एक-एक चीज़ करके करेंगे तो फिर इसका हम पूरी तरीके से ठीक एकदम नहीं कर ये एक पाएँगे। चीज़ पूछूं उस्मान साहब, क्या माइक्रो और मैक्रो, ये जो दो इकोनॉमी सेक्टर्स हैं, इनको हम सही तरह चला रहे हैं, यानी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़? माइक्रो और मैक्रो तो आप कहेंगे स्मॉल एंड लार्ज। तो स्मॉल पे तो हम देखते हैं कि आपकी जो दूध में मिलावट होती है,
आपके जो आम तौर पे जो आम शहरी भी आपके साथ बेईमानी कर रहा है, वो आपका माइक्रो हो गया, और मैक्रो जो है वो उसकी गुफ्तगू आज हो रही है। तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की अगर आप बात करें, तो शॉर्ट टर्म पे ही हम चलते आ रहे हैं पिछले 50 साल से कम से कम, और फिर शॉर्ट टर्म करते करते 50 साल गुजर भी जाते हैं। लॉन्ग टर्म की तो मैंने गुफ्तगू आज तक सुनी ही नहीं है, जिसमें आप कहते हैं कि सन 2100 में किस तरह की दुनिया होगी और हम किन चीज़ों के पर इन्हिसार करेंगे और हमारे लोग क्या करेंगे, उसकी तो मैंने कभी गुफ्तगू भी अच्छा, नहीं इससे सुनी। क्या डॉक्टर उस्मान चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। बस नाज़रीन, थोड़ी सी चीज़ ये है कि हम अगर अपने एक्सपेंडिचर्स को देखें ना, गवर्नमेंट लेवल पे जो शाह खर्चियाँ हैं, जो पेट्रोल की मद में हैं, हाउस अलाउंसेस की मद में हैं, जो सरकारी लेवल पर दी जा रही हैं, अगर हम कंट्रोल या कम कर लें, तो आप यकीन करें इकॉनमी में जो ये इतने बड़े बड़े रप्चर्स हैं, इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। इसी को इकॉनमी का एक तरीका कहते हैं कि जब आपने रप्चर ठीक करने हो तो एक्सपेंडिचर्स को कम से कम ले जाएं, ताकि आप वेलफेयर पे खर्च कर सकें। फिर होती है जी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।